राजकुमारी रोजेट। एक बार की बात है, शाही परिवार में दो भाई रहते थे जिन्हें बड़ा राजकुमार और छोटा राजकुमार कहा जाता था। राजा और रानी की अचानक मृत्यु हो गई थी, इसलिए सेनापति और मंत्रियों ने बड़े राजकुमार को एक स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था और उन्हें ताज पहनाया। उनकी रोजेट नाम की एक सुंदर बहन थी जिसके बहुत सुंदर सुनहरी बाल थे, लेकिन उसे देखने वाला और प्यार करने वाला कोई नहीं था। अब जबकि हम बड़े हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बहन के लिए वर ढूंढे। तो दोनों भाई अपनी बहन के पास ये सवाल पूछने गए कि किस तरह के इंसान से वो शादी करना चाहती है। राजकुमारी रोजेट एक महत्वाकांक्षी महिला थी। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं घोषणा करती हूँ कि मैं मोर राजा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। लेकिन छोटी बहन, हम मोर के राजा को कहाँ पाएंगे? ये तो आप पर निर्भर है छोटे राजकुमार, कभी किसी और से शादी नहीं करूँगी। राजा और राजकुमार ने विचार किया कि वो इस तरह की उपाधि वाले राजा को कैसे खोजेंगे, मोरों का राजा। इसीलिए उन्होंने राजकुमारी का एक चित्र बनवाया जो उनके जैसा ही लग रहा था। जो कि तुम मोर के राजा के अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे। हम उसे खोजने के लिए एक साथ जंगल की दुनिया में जा रहे हैं, तो अब तुम्हें हमारे राज्य की अच्छी देखभाल करना। भाइयों, मेरी वजह से परेशानी उठाने के लिए धन्यवाद। मैं राज्य की देखभाल करने का वादा करती हूँ। राजा और राजकुमार महल से निकल पड़े और वो आगे बढ़ते गए, इतनी दूर कि जहाँ कोई नहीं गया था, और उन्होंने बीच में मिलने वाले सभी से पूछा, क्या आप मोरों के राजा को जानते हैं? लेकिन हमेशा जवाब ना था। अंत में उन्हें दूर से मोर के रोने की आवाज सुनाई दी, इसीलिए वो आगे की ओर चल पड़े। जैसे जैसे पक्षियों की चीख पुकार बढ़ती गई, उन्होंने जाना कि उनके चारों ओर मोर हैं। सड़क के दोनों किनारों पर और हरे भरे पेड़ों पर भी। सड़क उन्हें एक ऐसे शहर की तरफ ले गई जहाँ उन्हें महिला और पुरुष मोर के पंखों के कपड़ों में दिखाई देने लगे। उन्होंने जल्द ही राजा को देखा जो शक्तिशाली मोरों द्वारा खींची गई एक सुंदर छोटी गाड़ी में घूम रहा था, और ये देखकर राजा राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए। निश्चित रूप से ये मोरों का राजा होगा। चलो उसके साथ बात करते हैं। आप दोनों दूसरी जगह के दिखते हो, कौन है? साहब, मेरा भाई आपकी तरह एक राजा है और मैं एक राजकुमार हूँ। ये हमारी बहन राजकुमारी रोसेट का चित्र है। हम बहुत दूर से आए हैं ये पूछने के लिए कि क्या आप उससे शादी करना चाहोगे? क्या उसका दिल उसके बालों की तरह सुनहरा और सुंदर है? वो उससे 100 गुना अच्छी है महाराज। बहुत अच्छा, मैं उससे शादी कर लूंगा, लेकिन ये चेतावनी है कि उसका दिल उसके बालों की तरह सुनहरा और सुंदर नहीं है तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। हम निश्चित रूप से सहमत हैं। बहुत अच्छा, राज्य के अतिथि कक्ष में आपका स्वागत है। जल्द ही रोजेट को अपने भाइयों का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि मोर राजा मिल गए हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी आना होगा उनके पास। सौभाग्य से उसमें एक नक्शा भी था और फिर वो एक लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ी जिसमें उसका नौकर, उसकी दासी और दासी की बेटी भी थी। उन्होंने नाव ली और समुद्र में चल पड़े। लेकिन जब रोजेट सो गई तो दुष्ट दासी ने नौकर से कहा, क्या अपनी किस्मत चमकाओगे? निश्चित रूप से मैं करता हूँ। राजकुमारी को समुद्र में फेंकने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी तब, और मैं उसके सुंदर वस्त्र अपनी बेटी को पहना दूंगी और फिर मोर राजा के पास लेकर जाएंगे उसे। सोने के सिक्कों को प्राप्त करने के विचार से नौकर आश्वस्त हो गया और वो मान गया। दुष्ट दासी, नौकर और उसकी बेटी ने राजकुमारी का बिस्तर उठाया और उसे समुद्र में फेंक दिया। सौभाग्य से राजकुमारी का बिस्तर पूरी तरह ऐसे पंखों से भरा हुआ था जो बहुत ही दुर्लभ और हल्के थे, और ये पानी पर तैरने लगा। तो रोजेट बस सोती रही जैसे वो एक नाव पर हो। अंत में वो जागी तो उसने अपने चारों तरफ मछलियां देखी जो राजकुमारी के बिस्तर के चारों तरफ थीं। दुष्ट दासी और सेवक काफी दूर तक जा चुके थे। वही नाव पर दासी की बेटी को रोजेट की सबसे सुंदर पोशाकों को पहनने में देर न लगी।
उनकी नाव अब मोर राजा के राज्य के तट पर पहुंच चुकी थी और जब उसने नाव से कदम बाहर रखा तो मोरों के राजा द्वारा भेजे गए नौकरों ने उसे देखा। वो बहुत हैरान हुए। मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा सिर काट दूंगी। उसके सुनहरे बाल ही नहीं बल्कि वो दुष्ट भी है। नौकर की बेटी अपनी गाड़ी में गर्व से बैठी थी क्योंकि वो एक रानी की तरह बनने की कोशिश कर रही थी। उसने मिलने वाले व्यक्तियों को मारा और इन सब के बीच ही रोजेट मछुआरों के द्वारा मोरों के राज्य के किनारे पर पहुंच गई। बहुत धन्यवाद मेरे मछली पकड़ने वाले दोस्तों। इसी बीच गाड़ी और बारात महल में पहुंच गई, जहां मोर का राजा राजकुमारी के स्वागत के लिए रोजेट के भाइयों की तरह ही प्रतीक्षा कर रहा था। झूठी रानी ने गाड़ी से बाहर कदम रखा और पास के एक मोर को लात मार दी। मयूर राजा ने ये देखा और तुरंत बड़े राजकुमार और छोटे राजकुमार की तरफ देखा। क्या आप अपने आप को राजा और राजकुमार कहते हैं, लेकिन चाल चलने की हिम्मत की? आपकी बहन के सुनहरे बाल नहीं है और वो दयालु नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि मैं इस बुरे दिल वाली से शादी करूं? परंतु नहीं महाराज, ये हमारी बहन नहीं है। पहरेदारों, उन्हें और उसकी बहन को फांसी के लिए तैयार करो। ठहरिए। रोजेट राजा के सामने घुटने टेक देती है। ओह राजा, मैं हूँ असली राजकुमारी। वो लड़की मेरी दासी की बेटी है। राजा चौंक गया और रोजेट ने उसे सब कुछ बता दिया। पहरेदारों ने नौकर और उसकी बेटी को पकड़ लिया और उन्हें रस्सियों से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। तो पहरेदारों ने वैसा ही किया जैसा मयूर राजा ने कहा। उन्होंने भाइयों को छोड़ दिया और दुष्ट दासी और उसकी बेटी को बांध लिया और रोजेट को आगे बढ़ने दिया। हे राजा, उनके लालच के लिए क्षमा करें। मोर का राजा रोजेट की दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ और वो मुस्कुराया। आपके बाल ही नहीं, आपका दिल भी सुनहरा है। मैं बहुत प्रभावित हूँ। मोर के राजा ने उस महिला और उसकी बेटी को क्षमा कर दिया और फिर मोर के राजा ने राजा और राजकुमार की आवभगत की और फिर बड़ी भव्य शादी हुई और फिर वे सभी हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। कहानी समाप्त हुई। स्नो वाइट और रेड रोज। आपने स्नो वाइट की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन ये कहानी कई साल पहले की है, जब दुष्ट सौतेली माँ ने स्नो वाइट को सुला दिया था। बहुत समय पहले एक बूढ़ी औरत जंगल में अपनी झोंपड़ी में रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। उनमें से एक स्नो वाइट थी और दूसरी रेड रोज। दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर जंगल में जामुन इकट्ठा करते हुए घूमते थे और जानवरों के साथ खेलते थे जिन्हें वो प्यार करते थे। एक शाम जब वो आराम से एक साथ बैठे थे, किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। रोज रेड, जल्दी से दरवाजा खोलो, कोई यात्री होगा जो आश्रय मांग रहा होगा। रोज रेड दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसने एक भालू को देखा जो दरवाजे के बीच से अपना सर घुमा रहा था। रोज रेड जोर से चिल्लाई और भालू बोलने लगा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे ठंड लग रही है और मैं अपने शरीर को गर्म करना चाहता हूँ। बेचारा भालू, आओ आग के पास लेट जाओ। स्नो वाइट और रोज रेड, चिंता ना करो, भालू कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो एक अच्छा और प्यारा जीव है। तो फिर उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उन्होंने एक तौलिया लिया और उसे तब तक रगड़ा जब तक वो सूख न जाए और फिर वो आग के पास बैठ गया। सुबह होने पर भालू जंगल में लौट आया और उसके बाद भालू हर शाम को सही समय आता और आग के पास लेट जाता। अब वो उसके इतने आदी हो गए थे कि उन्होंने दरवाजा बंद करना ही बंद कर दिया और भालू जब भी वहाँ पहुँचे उसे अंदर आने दिया जाता। जब बसंत आया और बाहर सब हरा था, भालू ने एक सुबह स्नो वाइट से कहा, अब मुझे चलना चाहिए और पूरे घर में वापस नहीं लौटना चाहिए। प्यारे भालू, तुम कहाँ जाओगे? मुझे जंगल जाना चाहिए और अपने खजाने को दुष्ट बोनों से बचाना चाहिए। सर्दियों में जब धरती सख्त जमी होती है तो वो जमीन के अंदर रहते हैं।
लेकिन अब जब सूरज ने जमीन को गर्म कर दिया है, वो जो चाहे चुरा सकते हैं। उनकी गुफाओं में जो भी गिरता है वो आसानी से दोबारा नहीं मिलता। और फिर भालू जंगल में गायब हो गया। इसके कुछ समय बाद माँ ने अपनी लड़कियों को सिलाई का सामान खरीदने के लिए कस्बे में भेज दिया। वो एक बड़े पेड़ के पास आए जो जमीन पर गिर गया था। उन्होंने देखा कि कुछ ऊपर से नीचे कूद रहा है। जब वो पास पहुँचे तो उन्होंने एक लंबी दाढ़ी वाला बोना देखा। बोने का सिर पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। उसने अपनी जलती लाल आंखों से उन्हें देखा और चिल्लाया, तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? आओ और मेरी मदद करो। तुम क्या कर रहे हो छोटे आदमी? तुम छोटी मूर्ख लड़की, मैं आग के लिए पेड़ से लकड़ी तोड़ना चाहता था। मेरी दाढ़ी नीचे फंस गई थी और अब मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता, और तुम मूर्ख लड़कियां मेरे ऊपर हंस रही हो। उफ, क्या बदकिस्मती है। छोटी लड़कियों ने पेड़ को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो दाढ़ी नहीं निकाल सकी। इसीलिए स्नो वाइट ने अपनी कैंची अपनी जेब से निकाली और उसकी दाढ़ी का सिरा काट दिया। और अब वो बोना अटका हुआ नहीं था। उसने अपना सोने से भरा बैग जल्दी से खींचा जो उसने पेड़ की जड़ों में छुपा रखा था। मेरी शानदार दाढ़ी को काट दिया। इन मूर्ख लोगों को श्राप दो, उसने जोर से कहा। और फिर उसने अपने बैग को यूं घुमाया कंधे पर और गायब हो गया। इसके फौरन बाद स्नो वाइट और रोज रेड एक नदी के किनारे पर चल रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जैसे एक बड़ा टिड्डा पानी की ओर बह रहा हो, जैसे कि वो कूदने जा रहा हो। वो दोनों नदी के किनारे पर दौड़ी और उन्होंने उसी बौने को देखा। अब कहाँ जा रहे हैं? निश्चित ही तुम पानी में कूदने वाले तो नहीं हो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी दाढ़ी मछली के कांटे में फंस गई है और ये पागल मछली मुझे अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। लड़कियों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया था और उसकी दाढ़ी को मछली पकड़ने के जाल से मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दाढ़ी और जाल बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। वो बस इतना कर सकते थे कि दाढ़ी काटने के लिए कैंची को फिर से निकाल लें। वो बोना उनका आभारी नहीं हुआ, बल्कि वो जोर से चिल्लाया, क्या आप उन्हें शिष्टाचार बुलाते हैं? मूर्ख लड़कियों, एक साथी के चेहरे को खराब करने के लिए ये काफी नहीं था कि आपने पहले मेरी दाढ़ी को छोटा कर दिया, लेकिन अब आपको इसका सबसे अच्छा हिस्सा काट देना चाहिए। और फिर वो अपने कीमती पत्थरों से भरा थैला लेकर चट्टानों के नीचे गुफा में चला गया। लड़कियां अपनी माँ की सिलाई का सामान लेने के लिए अपने रास्ते पर चली गईं। घर के रास्ते में जब वो फिर से नदी के किनारे से गुजर रही थी, उन्होंने देखा कि बौना अपने कीमती पत्थरों को एक खुली जगह पर फैला रहा है। शाम का सूरज चमचमाते पत्थरों पर पड़ रहा था। वो चमक रहे थे। उनकी चमक इतनी सुंदर थी कि बच्चे खड़े होकर उन्हें बस निहार रहे थे। तुम वहाँ किस लिए खड़ी हो? उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तभी एक गड़गड़ाहट से सुनाई दी और एक काला भालू जंगल से बाहर निकल आया। बौना डर कर उछल पड़ा, लेकिन उसके पास अपने आप को बचाने का समय ही नहीं था, क्योंकि भयानक भालू पहले से ही उसके बहुत करीब था। और बोना डर कर रोने लगा। प्यारे भालू, मुझे बख्श दो, मैं तुम्हें सारा खजाना दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना। वहाँ देखो 2 लड़कियाँ, मुझे यकीन है वो मुझसे बेहतर स्वादिष्ट होंगी। लेकिन भालू ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बोने को पंजे से मारा और फिर वो कभी चल नहीं पाया। स्नो वाइट, रेड रोज, डरो मत। और फिर उन्होंने उसकी आवाज को पहचान लिया और वो अपने भालू दोस्त की तरफ मुड़ गई। और फिर अचानक से भालू की खाल और पर गिरने लगे और उन्होंने एक सुंदर आदमी को अपने सामने खड़ा पाया, जिसके कपड़े और गहने सब सुनहरी थे। मैं एक राजकुमार हूँ। उस छोटे से बोने ने मुझे श्राप दिया था, जिसने मेरा खजाना चुरा लिया है। मेरा भाग्य जंगली भालू के रूप में घूमना था, जब तक कि उनकी मृत्यु मुझे मुक्त नहीं कर देती। जब स्नो वाइट जवान हो गई तो उसने राजकुमार से शादी कर ली और रोजेट से अपने भाई की शादी कर ली और वो हमेशा हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। हल्की फुल्की राजकुमारी। बहुत बहुत समय पहले एक राजा और रानी रहते थे, जो एक बच्चे की कामना करते थे।
कई वर्षों के बाद उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद मिला, जो उन्होंने अब तक देखी सबसे सुंदर छोटी लड़की थी। पूरा राज्य खुश था और राजा ने खुद एक उत्सव के लिए सबको निमंत्रण दिया था। बच्ची के नामकरण समारोह में दोस्तों और परिवार, पुजारियों और जादूगरों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन राजा एक नाम भूल गया था, वो एक डायन, सबसे शक्तिशाली, सबसे दुष्ट। जब चुड़ैल ने उत्सव के बारे में सुना तो उसने वैसे ही समारोह में जाने का फैसला किया। स्वागत है, मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। जी महामहिम, पर नन्ही परी कहाँ है? उसकी माँ उसे जल्द ही लाएगी। हालांकि ये तो स्पष्ट था कि राजा ने ये सब अनजाने में किया था, कि उससे भूल हो गई थी। इस बात ने चुड़ैल को और भी चिढ़ा दिया और उसने बदला लेने का सोचा। जब नामकरण शुरू होना था और राजकुमारी पर सुगंधित पानी का छिड़काव करना था, तो चुड़ैल ने चुपके से पानी में जादू का पाउडर डाल दिया। जैसे ही इसे बच्ची पर छिड़का गया, बच्ची ने अपना सारा वजन खो दिया। वो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होना बंद हो गई और फिर वो हंसने लगी और ठिठक गई। ये क्या है? डर के मारे नर्स ने बच्ची को छोड़ दिया, लेकिन राजकुमारी नहीं गिरी, वो हवा में उड़ गई। मेरी बेटी, ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि राजकुमारी को शाप दिया गया हो। उन्होंने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उसे पकड़ लिया। लोगों ने इस अजीब शाप के बारे में कुछ नहीं सोचा। एक बच्चा जिसका वजन कुछ भी नहीं था और जिसकी भावना खुशी थी, लेकिन वास्तव में ये बहुत गंभीर था। एक दिन किसी ने राजकुमारी के कमरे की खिड़की खोली, तेज हवा कमरे में आ गई और राजकुमारी उड़ गई। महल में बहुत खोजबीन की गई, लेकिन उन्हें बच्ची नहीं मिली। उस दिन शाम में शाही माली बगीचे से पत्ते उठा रहा था, तभी उसने पत्तों के ढेर के नीचे हंसी आने की आवाज सुनी। ये राजकुमारी थी, इसीलिए माली उसे फिर से महल में ले आया। उस दिन से राजा और रानी ने महसूस किया कि ये शाप कितना खतरनाक था। डर, सावधानी और सुरक्षा के कारण उन्होंने राजकुमारी को हर पल निगरानी में रखा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, एक कैदी की तरह से लगने लगा। केवल एक ही स्थान था जहाँ वो जीवित और स्वतंत्र महसूस करती थी, और ये एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ उसे लगता था कि उसका कोई वजन है। झील दिखाई दी। राजकुमारी रोज उसमें तैरती थी, और जब वो तैरती थी तभी उसे लगता कि वो वजनी है। एक दिन राजा के विद्वान टिम टॉम और बार्थोलोमेव ने देखा और वो कुछ सोचकर राजा के पास आए। उन्होंने राजकुमारी की वजन की कमी के समाधान की पेशकश की। जी बोलिए, मुझे समाधान तुरंत बताइए। ठीक है, आप देखते हैं महामहिम, ये थोड़ा तकनीकी है। वो इतनी खुश मिजाज बच्ची है और हमारी परिकल्पना ये है कि ये उसकी खुशी है और इससे उसका वजन भी बढ़ेगा। अगर उसके चारों ओर बहता पानी और खुशी उसे कुछ समय के लिए ठीक कर देती है, तो शायद उसके अंदर बहने वाला पानी यानी आंसू उसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। हम दोनों सहमत हैं। हमें बस राजकुमारी को रुलाना चाहिए, इससे उसका ये हल्कापन ठीक हो सकता है। इसीलिए राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो राजकुमारी को रुलाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसे इनाम मिलेगा। इतने सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी राजकुमारी का एक आंसू भी नहीं बहा सका। एक रात एक राजकुमार झील के पास से गुजरा और उसने देखा कि कोई पानी के बीच में डूब रहा है। वो जीवन बचाने के लिए झील में कूद गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बाहर निकालने की? मुझे लगा कि आप डूब रही हो। बहुत बुरा, मैं भारहीन हूँ। तो आप ही वो राजकुमारी हैं जिसमें वजन नहीं है। क्या आप कभी नीचे गिरी या डूबी हो? मैं गिर नहीं सकती, मुझे केवल हवा से उड़ाया जा सकता है और उड़ने के लिए बनाया गया है। फिर तो तुम मेरे साथ गिरने की कोशिश क्यों नहीं करती? ऐसा कहकर राजकुमार ने राजकुमारी को गोद में लेकर पानी में छलांग लगा दी, और ये वास्तव में राजकुमारी का अब तक का सबसे रोमांचक अनुभव था। तो कैसा लगा? सबसे अद्भुत, जिसे मैंने अभी तक नहीं जाना था। इसीलिए राजकुमार और राजकुमारी हर रात झील पर मिलते थे और एक साथ तैरते थे। लेकिन जब चुड़ैल को राजकुमारी के झील के प्रति प्रेम के बारे में पता चला, तो उसने झील को सुखाने के लिए उस पर जादू कर दिया। धीरे धीरे पानी समाप्त होने लगा।
धीरे धीरे झील सूखने लगी और इसके साथ ही राजकुमार को भी ऐसा ही लगा। हमारी बेटी का क्या होगा? राजकुमारी का जीवन झील से बंधा हुआ है। यदि हम झील को पुनर्जीवित नहीं करते हैं तो हम उसे भी पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे झील सूखती गई दिन ब दिन, जबकि कुछ गहरी जगह पर ही पानी रह गया था, तो राजकुमारी न बोल सकती थी और न ही वो नींद से जाग सकती थी। तभी एक गड्ढे में कुछ लड़कों को चट्टान के नीचे एक सुनहरी प्लेट मिली जिसमें लिखा था, यदि झील को मनुष्यों की खातिर जीना है तो उसे एक आदमी की जान लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन उस आदमी को स्वेच्छा से अपना जीवन देने के लिए तैयार होना चाहिए। उसे झील के सूखे तल पर बैठना चाहिए जब तक कि उसका पानी उसके सिर से ऊपर तक ना उठ जाए। और जब राजा ने ये सुना तो उसने सभी को संदेश भेजा। हे महामहिम, मैं झील को अपना जीवन अर्पित करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। आपको मंजूर है? वो क्या है? अगर मैं बच गया तो आपकी बेटी से शादी करना चाहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जीवित रहेंगे और मैं सहमत हूँ। तो राजकुमार झील के तल पर बैठ गया। फिर दरबार के कुछ लोग राजकुमारी को उसकी नाव में लेकर पहुंचे और फिर धीरे धीरे पानी ऊपर उठने लगा। जल्दी ही पानी ने उसके घुटनों को ढक दिया और फिर ये इतना ऊंचा हुआ कि राजकुमारी की नाव को थोड़ा डगमगाया। राजकुमारी ने शक्तियाँ वापस लेना शुरू की और वो जाग गई। उसने पानी को ऊपर उठते हुए देखा और वो बहुत खुश हुई। वो नहीं जानती थी कि राजकुमार पानी में क्यों बैठा था, जबकि वो एक नाव में थी। राजकुमार, मेरी नाव तैर रही है। देखो, पानी बढ़ रहा है। मेरी झील सूख नहीं रही है। हम फिर से तैरेंगे। मैं तुम्हारे साथ फिर से तैरने के अलावा और कुछ नहीं चाहता, लेकिन अब से मैं नहीं कर सकता। आपका श्वास तभी वापस आएगा जब झील भर जाएगी, और ये तभी भरेगा जब तक मैं यहाँ तल पर हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण दे दूं। अपने जीवन में पहली बार राजकुमारी के दिल में कुछ झटका लगा और पानी जितना ऊंचा उठा उतनी ही तेजी से उसने अपने मन में दुख को पहचाना। वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार मर जाए। अंत में उसका चेहरा पानी के नीचे डूब गया। राजकुमारी ने फैसला लिया। उसने पानी में डुबकी लगाई और राजकुमार को सतह पर खींच लिया। जब तक वो उसे किनारे लेकर आती तब तक उसकी सांसें जैसे थम चुकी थी। राजकुमारी घबरा गई और वो रोने लगी। वो इतनी जोर से रोई जितनी वो कभी भी नहीं रोई थी। उसकी आवाज झील के पानी में गूंज रही थी। राजा के वैद्य आए और वो राजकुमार के पास बैठ गए, लेकिन वो नहीं उठा। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए महल में लेटा दिया और राजकुमारी रात भर उसके पास बैठी रही। अगली सुबह राजकुमारी और राजकुमार ने अपनी आंखें खोली। वो दोनों मुस्कुराए और खुश होकर राजकुमारी बिस्तर से उठी। उसने अपने पैरों पर जोर दिया ताकि वो हवा में उड़ने लगे, लेकिन इसके बजाय वो गिर गई। राजकुमारी, आप उड़ी नहीं, आप गिर गई। आपको अपना वजन वापस मिल गया। मेरे राजकुमार, मुझे प्यार हो गया है आपके साथ। महल में ऐसी खुशी थी। झील अपने किनारों तक भरी हुई थी। राजकुमार जीवित था और राजकुमारी को अपना भार मिल गया था। राजकुमार और राजकुमारी की शादी हुई और वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहने लगे। कहानी समाप्त हुई। लकड़हारे की कहानी। एक बार की बात है, एक पुरानी झोपड़ी में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो रोज सुबह जंगल में बांस काटने जाता था। वो और उसकी पत्नी फिर उससे अलग अलग चीजें बनाते और उन्हें बाजार में बेचते थे। वो बहुत खुश होते अगर उनके यहाँ बच्चे होते, लेकिन उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। एक दिन बांस काटते समय उसे बांस का एक अजीब सा टुकड़ा दिखाई दिया। चमकदार चांद की तरह चमक रहा था। लकड़हारा बहुत जिज्ञासु था। उसने ध्यान से बांस को खोलने के लिए एक हल्का सा कट दिया और जब उसने काटा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कन्या है। अंदर एक छोटी सी लड़की थी जो अंगूठे जितनी बड़ी थी।
वो सबसे सुंदर बच्ची थी। उसने तुरंत उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने लड़की को बांस से बाहर निकाला और बच्ची को अपनी हथेली में रख लिया और ध्यान से अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और फिर धीरे से उसने अपनी हथेली खोली। ये चांद की तरह चमकती है, हमें इसका नाम चांदनी रखना चाहिए। ये तो बहुत छोटी है, कहीं से ठंड तो नहीं लग रही। मैं इसे कंबल उड़ा देती हूँ। पत्नी ने एक कंबल लिया और उसके अंदर चांदनी को लेटा दिया। जैसे ही उस पर चांद की रोशनी पड़ी, छोटी लड़की एक सामान्य आकार के बच्चे में बदल गई। दंपति ने एक दूसरे को देखा और वो चकित रह गए। हमारी नन्ही चांदनी मुट्ठी भर होने वाली है ना? अगली सुबह लकड़हारा फिर से बांस काटने के लिए जंगल में चला गया और एक बांस काटते समय उसके अंदर उसे सोने की अंगूठी मिली। लकड़हारे और उसकी पत्नी दोनों को तुरंत पता चल गया कि ये सब नन्ही चांदनी के सौभाग्य से ही उन्हें मिला है। तब से हर दिन लकड़हारा सोने की अंगूठी लेकर घर लौटता। जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गए और उन्होंने एक बड़ा सा घर बना लिया। महीनों बीतते गए और उनकी बेटी पहले से भी कहीं ज्यादा तेजी से बड़ी हो रही थी। थोड़े समय में ही चांदनी एक खूबसूरत युवती बन गई और दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी। एक रात जैसे ही चांदनी सो गई, लकड़हारा अपनी पत्नी से चिंतित होकर बात करने लगा। मैं चिंतित हूँ, अब ये बड़ी हो गई है, लोग इसकी खूबसूरती के लिए कानाफूसी कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय, लेकिन हम हमेशा तो उसे नहीं रख सकते। एक दिन लकड़हारे ने अपनी बेटी से उसकी शादी के बारे में बात की। नहीं पिताजी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे दूर क्यों भेज रहे हैं? ओह, मैं तुम्हें विदा नहीं कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध किसी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम कुछ लड़कों से मिलो और शादी करने पर विचार करो, ठीक है? चांदनी उसे ना नहीं कह सकी, लेकिन अगले ही दिन सम्राट चांदनी से शादी के प्रस्ताव के साथ वहाँ पर आ गया। आप सम्राट हमारे घर पधारे, हमारा सौभाग्य है। झुकना तो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूँ। मैं उससे बात करना चाहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। चांदनी, यहाँ पे आओ बेटा। जैसे ही चांदनी वहाँ आई, वो उसे देखकर स्तब्ध रह गया और उसकी सुंदरता पर मर मिटा। लेकिन चांदनी उसे कुछ कहना चाहती थी। मैं जानती हूँ, मैं जो चाहूंगी आप मुझे वो दे देंगे, इसलिए मैं केवल आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। मेरी बात का आदर रखेंगे? मैं शादी नहीं करना चाहती। आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म है, लेकिन क्या मैं बदले में कुछ मांग सकता हूँ? क्या मुझे आपका दोस्त बनने का सम्मान मिल सकता है? सम्राट और चांदनी दोनों मित्र बन गए और वो बातें भी करते। किसी की भी उसे प्रस्ताव देने की हिम्मत न होती, क्योंकि सम्राट स्वयं उसे प्रस्ताव दे चुके थे। एक रात जैसे ही लकड़हारा अपने कमरे में आया, उसने देखा चांदनी खिड़की के पास बैठी है और वो चांद को देख रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। चांदनी, तुम रो क्यों रही हो? हर रात को मैं एक ही सपना देखती हूँ पिताजी। और वो क्या है? मैं देखती हूँ मुझे चांद के पास ले जाया जा रहा है, चांद के लोगों द्वारा। और कल रात मुझे एक आवाज सुनाई दी कि वो दिन आ गया। इस माह के 15वें दिनांक को वो आकर मुझे ले जाएंगे। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लकड़हारे ने चांद की तरफ देखा। उसने पहली बार देखा, उसे लगा जैसे चांद बदरंग हो गया और जैसे उसकी चमक किसी ने छीन ली हो। उसने दूसरे ही पल सम्राट को संदेशा भेजा और उनसे मदद के लिए कहा। सम्राट ने शपथ ली कि उसकी चांदनी को उससे कोई नहीं छीन सकता। 15वां दिन आ गया। चांदनी के घर को 2000 सिपाहियों के द्वारा घेर लिया गया, जो अपने तीर कमान के साथ तैयार थे। सम्राट ने स्वयं अपनी तलवार खींची और घर के सामने खड़ा हो गया। लकड़हारा चांदनी को तहखाने में ले गया। बाहर चांद से एक सुंदर बांसुरी की धुन निकलती सुनाई दी। तभी सिपाहियों ने ऊपर देखा और एक सुंदर गाड़ी को नीचे तैरते हुए देखा, जो परियों से घिरी हुई थी। वहाँ बांसुरी बज रही थी। अचानक
चांदनी को जमीन से ऊपर तहखाने से परियों और उसकी गाड़ी की ओर से ऊपर उठा लिया गया। लकड़हारा और उसकी पत्नी पीछे दौड़े, लेकिन हवा में वो उस तक नहीं पहुंच सके। जब परियों ने चांदनी को छुआ तो उसकी पोशाक एक लंबी सफेद गाउन में बदल गई। उसने आंखें खोली और प्यार से मुस्कुरा दी। उसका डर अब समाप्त हो चुका था। वो अपने माता पिता के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। पिताजी, आपने मेरी बहुत अच्छी देखरेख की, लेकिन मुझे अब अपने लोगों के पास लौटना होगा चांद को रोशनी देने के लिए। तुम्हारा मतलब क्या है? चांद धुंधला है क्योंकि मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। मैं चांदनी हूँ, मेरे बिना चांद अधूरा है। मैं एक दिन भटक गई और भूल गई जब मैंने धरती पर पैर रखा था। भ्रमित और थकी हुई मैं बांस में बैठ गई जहाँ से आपने मुझे पाया। तो क्या तुम्हें अभी जाना है? क्या तुम हमें याद नहीं करोगी? माँ, मैं हर रात आपसे मिलने आऊंगी। उस समय जब आप मुझे नहीं देखेंगे, आकाश में कोई चंद्रमा भी नहीं होगा। चांदनी उनकी गाड़ी में बैठ गई और परियों ने उसे चांद तक पहुंचा दिया। लकड़हारे ने अपने आंसू पोंछे और उसने चांदनी के लौटने का इंतजार करा। निश्चित रूप से वो हर रात पूर्णिमा के प्रकाश के रूप में लौटती थी। चांद अपनी पूरी रोशनी से चमका। लकड़हारे ने अपना बड़ा घर बेच दिया और वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस आ गया, जिसकी छत में छेद थे, और यही हर रात उसकी चांदनी को उनके घर में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका था। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने अपना शेष जीवन शांति से बिताया और बस वो चांदनी को देखा करते। कहानी खत्म हुई। मंत्रित राजकुमारी। एक जमाने में एक किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। उनका नाम ऑस्टेन और कार्टर था। कार्टर, इधर आओ, थोड़ा काम है। मुझे परेशान मत करो बुड्ढे, मैं आराम कर रहा हूँ। ऑस्टिन, बाढ़ का काम पूरा करो, मैं गांव में होकर आता हूँ। जी पिताजी। जाते समय वो इंसान सोच ही रहा था। गाल होने से पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बैठकर सोचता हूँ। वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ 2 लोग और बैठे थे। उसने उनकी बातें सुनी। राजा की बेटी को 2 ड्रैगन और एक बुढ़िया ने एक महल में कैद कर रखा है। जो कोई उसे वहाँ से छुड़ाना चाहता है, उसे 3 मुश्किल कसौटियों से गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि वो कसौटियां बड़ी मुश्किल हैं, है ना? जो इन कसौटियों को पूरा नहीं कर सकता, उन्हें ड्रैगन खा जाते हैं। और अगर किसी ने इन 3 कसौटियों को पूरा किया तो वो इंसान राजकुमारी से शादी कर सकेगा, उसे महल भी मिलेगा और खजाना भी। फिर किसान ने सोचा, ओह, कार्टर ये काम करेगा। वो 3 कसौटियां पूरी करेगा, राजकुमारी से शादी करेगा और इस साम्राज्य का राजा बनेगा। कुछ दिनों बाद कार्टर उसके एकलौते घोड़े पे बैठकर मंत्रित महल के ओर जाने के लिए निकल पड़ा। उसने पिताजी की दी हुई तलवार हवा में लहराई। वो एक दुष्ट मन का लड़का था। जब वो चींटियों के टीले के पास से गुजरा, तब उसने उसे गिरा दिया। उसके बाद वो करीब के तालाब से पानी पीने गया। वहाँ उसने बतख के छोटे बच्चे देखे। उसने उन्हें भी परेशान किया। उसके बाद उसने मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा और उसे भी अपनी तलवार से तबाह कर दिया। इस तरह आखिरकार वो महल तक पहुँच गया। कोई है? तुरंत दरवाजा खोल दो। थक गया हूँ, मुझसे यहाँ इंतजार मत करवाओ, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अंत में एक बूढ़ी औरत ने उसकी मीठी आवाज में दरवाजा खोला। कौन है दरवाजे पर? मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, तुम बहरी हो क्या? अरे मैं बहरी नहीं हूँ। मुझे राजकुमारी को बचा के राजा बनना है। रुको रुको, पहले तुम्हें 3 कसौटियाँ पार करनी होंगी। क्या कसौटियाँ? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं सूरजमुखी के बीच हवा में फेंकने वाली हूँ। वे हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे।
फिर तुम्हें उन्हें उठाकर थैली में जमा करने हैं और ये सब 1 घंटे में करना है, ठीक है? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? यह किस तरह की कसौटी है? मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। बूढ़ी औरत ने बीज फेंके और उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये तो नामुमकिन है। मैं कोई भी बीज नहीं उठाने वाला हूँ। जब बूढ़ी औरत वापस आई तब उसने दूसरी कसौटी के बारे में बताया। उसने 12 सोने की अंगूठियाँ एक गहरे तालाब में फेंक दी। तुम्हें इन्हें निकालना है, वो भी 1 घंटे में। मैं पागल नहीं हूँ। पानी बहुत गहरा है और ठंडा भी। तुम कसौटियों को पूरा नहीं कर रहे हो बेटा। ठीक है, चलो तीसरी कसौटी देती हूँ बेटा, चलो मेरे साथ। मैं पक रहा हूँ। अब वो महल के अंदर पहुँच गए और सीधे अंधेरे कमरे में चले गए। ये 3 पुतले सफेद कपड़े से ढके हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा है बताने के लिए कि कौन सी राजकुमारी है। अगर तुमने सही बताया तो वो मुक्त हो जाएगी, वरना। मैं दाएं पुतले को चुनता हूँ। दाएं पुतले, खुद को खोल दो। ड्रैगन नहीं 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 नहीं। कुछ दिनों बाद किसान ऑस्टिन से बात कर रहा था। कार्टर कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। पिताजी, मैं जाता हूँ उस महल में। नहीं बेटा, मैं मेरा इकलौता बेटा नहीं खोना चाहता। यकीन कीजिए पिताजी, मैं वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन मेरे पास ना घोड़ा है ना तलवार है तुम्हें देने के लिए। ऑस्टिन ने सिर्फ पाव का एक टुकड़ा लिया और मंत्रित महल की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी चींटियाँ अपना टीला बनाने की कोशिश कर रही हैं। बेचारी चींटियाँ, किसने तोड़ा तुम्हारा टीला? मैं इसे बनाने में मदद करता हूँ। अपना काम करने के बाद वो पानी पीने के लिए तालाब पे गया। वहाँ उसने बतख के कुछ बच्चे देखे। बेचारे बत्तख के बच्चे, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? ये लो मेरा पाव का टुकड़ा। बतख के बच्चों ने पाव का टुकड़ा खत्म किया। उसके बाद उसे जमीन पे गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। उसने वो उठाकर पेड़ की टहनी पे रख दिया। फिर वो महल की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? जी, मैं राजकुमारी को बचाने आया हूँ। कोशिश कर सकते हो। बूढ़ी औरत ने सूरजमुखी के बीज जमीन पे फेंक दिए और वो चले गई। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। 45 मिनट के बाद ऑस्टिन कोशिश करना छोड़ने ही वाला था। इतने में उसकी मदद के लिए चींटियाँ आ गई। वो उसकी शुक्रगुजार थी क्योंकि उसने उनका टीला बनाने में मदद किया था। वाह, इतनी सारी चींटियाँ! शुक्रिया मेरे दोस्तों, ये थैली फिर से बीजों से भर गई है। फिर वो बूढ़ी औरत वापस आई। तुमने अच्छा काम किया, थैली बीजों से भर गई है। अच्छा, अब तुम्हें दूसरी कसौटी पूरी करनी है। देखो, तुम्हें ये 12 अंगूठियाँ ढूंढनी है। ऐसा कहके बूढ़ी औरत ने अंगूठियों को पानी में फेंक दिया। ऑस्टिन ने पानी में छलांग लगाई, पर पानी बहुत गहरा था। वो उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया, लेकिन उसने देखा कि पानी में कुछ हिल रहा है। वो बतख के बच्चे थे जो उसकी मदद करने आए थे, क्योंकि उसने उन्हें अपना पाव का टुकड़ा खिलाया था। वाह, शुक्रिया मेरे दोस्तों, अब मेरे पास 12 की 12 अंगूठियाँ हैं। वो सीधा बूढ़ी औरत से मिलने चला गया। आह, सभी 12 अंगूठियाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। बूढ़ी औरत ने ऑस्टिन को तीसरी कसौटी के बारे में समझाया। जब उसने सामने 3 पुतले देखे, तब वो पहचान नहीं पा रहा था कि उसमें से राजकुमारी कौन सी है। ये तो सभी एक जैसे लगते हैं। सोचो ऑस्टिन, सोचो, कौन सी राजकुमारी हो सकती है? अचानक से सैकड़ों मधुमक्खियाँ खिड़की से आईं और वो बीच वाले पुतले पर भिनभिनाने लगी। मैं बीच वाला पुतला चुनता हूँ। ओह, बीच वाले पुतले, खुद को खोलो। सफेद कपड़ा नीचे गिर गया और राजकुमारी प्रकट हो गई। मुझे बचाने के शुक्रिया ऑस्टिन।
राजकुमारी बहुत खुश थी। फिर उन्होंने देखा कि ड्रैगन महल छोड़ के बाहर वापस जा रहे हैं। अब तुम इस महल के मालिक हो, मैं चलती हूँ। फिर ऑस्टिन ने आगे बढ़कर राजकुमारी से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और खुदकिस्मती से उसने हाँ कह दी। इसके बाद वे हंसी खुशी रहने लगे, मधुमक्खी के छत्ते बनाने लगे और अपने महल में प्यारे प्यारे बतख के बच्चे भी पालने लगे। समाप्त। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. छोटी जलपरी। बहुत साल पहले समंदर के नीचे एक शहर था जिसका नाम था अटलांटिस, जहाँ एक राजा ओरिन था और उसकी एक बेटी थी। वो बहुत सुंदर थी। वो जलपरी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि वो बहुत अच्छा गाना भी गाती थी। जलपरी को सतह पर जाकर तब तक इंसानों की दुनिया को देखने की इजाजत नहीं थी जब तक वो 20 साल की ना हो जाए। हर साल वो छोटी जलपरी अपने पिता से ऊपर सतह पर जाने की इजाजत मांगती रहती थी और निराश होती थी। धीरज रखो मेरी बच्ची, तुम्हें मौका मिलेगा। आखिरकार उस छोटी जलपरी का 20वां जन्मदिन था। उस दिन के अंत में उसके पिताजी ने उसकी ओर मुड़कर कहा, समय आ गया है मेरी प्यारी बच्ची, समंदर की सतह पर चली जाओ और वापस आओ। हमें बताओ कि तुमने क्या देखा, लेकिन संभल कर रहना और इंसानों से दूर रहना। उस छोटी जलपरी ने अपने पिता को चूमा, उन्हें अलविदा कहा और ऊपर सतह की ओर जाने के लिए तैरना शुरू किया। वो रात का समय था। सतह पर पहुंचने से पहले उसने एक जहाज को देखा। वो रोशन था क्योंकि उस पर सैकड़ों लालटेन जल रहे थे। फिर वो तैरकर जहाज के करीब गई और जाते ही उसने एक मनमोहक संगीत सुना। ऐसी आवाज कैसे तैयार की जाती है ये जानने के लिए वो बेताब थी। जहाज की एक खिड़की से उसने देखा तो अंदर किसी का बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा था और सब लोग संगीत सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जश्न किसी नौजवान राजकुमार के लिए था। वो बहुत ही सुंदर था। जलपरी ने पहली बार इतना सुंदर युवक देखा। राजकुमार का मोहक रूप देखकर वो जलपरी तुरंत उसके प्यार में पड़ गई। थोड़ी देर बाद, देर हो रही है, मुझे घर वापस जाना चाहिए। वो नीचे की ओर जाने लगी। इतने में उसने एक आवाज सुनी। उसने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। एक तूफान, समुद्र ने रुद्र रूप धारण कर लिया था और राजकुमार का जहाज हिलने डोलने लग गया था और सब लोग डर के मारे चिल्लाने लग गए थे। नाविक उस जहाज को महाकाय लहरों से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक एक चट्टान से फंस गया और 2 टुकड़े में कट गया। सब लोग समुद्र में गिर गए और वो राजकुमार भी। जलपरी को मालूम था कि इंसान पानी के अंदर नहीं बच सकते। नहीं, मैं अपने प्यार को डूबने नहीं दे सकती। फिर वो राजकुमार को जमीन पर ले गई, जहाँ पूरी रात वो उसका देखभाल करती रही। समंदर किनारे आते आते राजकुमार तो बेहोश हो गया था। तो उस जलपरी ने उसे छोटे से चर्च के सामने रेत पर रख दिया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। फिर वो करीब के किसी चट्टान पर तैर कर चली गई, ये देखने के लिए कि उसे कोई मदद मिले। राजकुमार होश में आया तो उसने देखा कि चर्च की ओर से एक लड़की आ रही थी। जब उस लड़की ने राजकुमार को देखा तो वो तुरंत चर्च की ओर वापस गई मदद मांगने के लिए। लोग दौड़ते हुए आए, राजकुमार को उठाकर ध्यान से अंदर लेकर गए। उसके बाद छोटी जलपरी अपने घर वापस चली गई। कुछ दिनों तक वो अपने आप में उदास और खोई खोई रहती थी, लेकिन छोटी जलपरी राजकुमार को भूल नहीं पा रही थी। तो उसने एक बेवकूफ भरी योजना बनाई और तैरकर ऊपर जाकर उस अजनबी राजकुमार के साथ रहने का इरादा बना लिया। दूसरे दिन छोटी जलपरी ने अपने शाही सलाहकार को बुलवाया, केकड़ा सेबेस्टियन। वो जल्दी छोटी जलपरी से मिलने के लिए आया और उसने कहा, राजकुमारी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे अर्सला के पास ले चलो, समुंदर के जादूगर। सेबेस्टियन पूरी तरह चौंक गया और उसने जलपरी से कहा, अब क्या आपको पता नहीं कि वो कौन है? वो दुष्ट जादूगरनी है। क्यों?
फिर उसने सेबेस्टियन को पूरी कहानी बताई, उस तूफान की और उस राजकुमार के साथ रहने की अपनी इच्छा बताई। थोड़ी बहस करने के बाद सेबेस्टियन भी बेवकूफों की तरह अर्सला के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। समंदर की जादूगरनी समंदर के अंदर अंधेरे और ठंडे इलाके में रहती थी। उसका घर डूबे हुए नाविकों के हड्डियों से बनी हुई थी, जिसकी सुरक्षा जहरीले सांप किया करते थे। जैसी छोटी जलपरी और सेबेस्टियन उर्सला की गुफा की ओर जाने लगे, समंदर की जादूगरनी अपनी जादुई गोले के सामने खड़ी थी। उसने उन्हें देखा और मुस्कुरा रही थी। अर्सला, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ओ मेरी प्यारी छोटी राजकुमारी, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम ऐसे राजकुमार से शादी करना चाहती हो जिससे तुम मिली भी नहीं हो। तुम अपनी पूंछ से छुटकारा पाना चाहती हो। डरो मत, मेरे पास उपाय है जो बिल्कुल अचूक है। तो तुम मेरी मदद कर पाओगी? मेरी प्यारी बच्ची, मैं वही तो कर रही हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारी पूंछ गायब कर सकती हूँ। बहुत दर्द होगा, लेकिन बस मुझे बताओ कि क्या करना होगा। अर्सला ने अपने हाथों से रसोई घर से गहरे रंग की दवा झट से निकाली। इस दवा से तुम 2 पैरों पर चल पाओगी। मुझे वो दवा दे दो। अर्सला डरते हुए हंसने लगी और कहने लगी, नहीं 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 नहीं, दवा पाने के लिए एक शर्त है। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, इसके बदले मैं कुछ लूंगी। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं एक ऐसी राजकुमारी हूँ जिसके पास बेशुमार दौलत है। मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम्हारी सुंदर आवाज चाहिए मुझे। उसके बाद तुम इंसान बन जाओगी। राजकुमार तुमसे प्यार करने लगेगा और वो तुम्हें चूमेगा। मेरा यकीन मानो, वो तुमसे इतना प्यार करेगा और उसके चूमते ही तुम जिंदगी भर के लिए इंसान बन जाओगी और खुश रहोगी। लेकिन अगर तुम मेरी शर्त पूरी नहीं करोगी तो तुम समुद्री झाग बन जाओगी। ठीक है, मैं मेरी आवाज देने के लिए तैयार हूँ। जादूगर ने छोटी जलपरी को दवा दे दी और उसकी आवाज वापस ले ली। दूसरे दिन राजकुमार के लोगों को एक सुंदर लड़की समंदर किनारे महल के पास पड़ी हुई मिली। वो लोग उसे अंदर ले गए और उसने जब चलना शुरू किया तो उसे लग रहा था कि उसे तकलीफ हो रही है, जैसे वो छुरियों की धार पे चल रही हो। दासियों ने उसे सुंदर कपड़े पहनाए और फिर राजकुमार उससे मिलने आया। मैंने देखी हुई लड़कियों में से सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन वो चुप रही। वो छोटी जलपरी थी। भले ही उसने बात नहीं की, लेकिन वो तुरंत राजकुमार की पसंदीदा बन गई। वो छोटी जलपरी को अपने साथ हर जगह लेकर जा रहा था। कुछ समय बाद राजकुमार ने बताया कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है और जलपरी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी भी मेरे सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। उसने तूफान के बारे में बताया और एक सुंदर लड़की जिसने उसकी जान बचाई। उसके बाद कैसे सपनों में आने लगी और वो उससे प्यार करने लगा। उसने कहा कि अगर वो लड़की उसे कभी मिल गई तो वो उससे शादी करेगा। छोटी जलपरी बहुत उदास हो गई क्योंकि वो राजकुमार को बता नहीं पा रही थी कि वही वो लड़की है। पर उसने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया था, अपनी पूंछ, अपनी आवाज, अपना परिवार, सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। दूसरे दिन दूसरे राज्य का एक राजा राजकुमार से मिलने आया। राजा के साथ उसकी सुंदर बेटी भी आई हुई थी और जैसे राजकुमार ने राजा की बेटी को देखा, उसने उसको पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसको उसने किनारे पे देखा था। उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और वो तैयार हो गई। तीसरे दिन छोटी जलपरी को लगने लगा कि उसका दिल टूट जाएगा क्योंकि उस दिन राजकुमार दूसरी राजकुमारी के साथ शादी करने वाला था और जब सूरज डूबेगा वो मर जाएगी क्योंकि समंदर की जादूगरनी ने उससे ऐसे ही वचन लिया था। शादी जहाज पर होने वाली थी। भारी दिल लेकर जलपरी भी वहां हाजिर हुई ताकि आखिरी बार वो राजकुमार को देख सके जिससे वो प्यार करती थी। उस दिन सुबह छोटी जलपरी के माता पिता अर्सला से मिले और उसे धमकाया
दुष्ट जादूगरनी ने उन्हें एक छुरी दी और बताया कि अगर उनकी बेटी ने इस छुरी को उस राजकुमार के दिल में घोंप दिया तो उसका जादू टूट जाएगा। इधर शादी हो रही थी, इसलिए जलपरी धीरे से जहाज के एक हिस्से में गई और उसने देखा कि उसके माता पिता पानी के ऊपर आए। वो उदास थे। ये तुमने क्या किया मेरी बच्ची? उसकी माँ रो रही थी। जल्दी करो, तुम अब भी खुद को बचा सकती हो। उस जादूगरनी ने हमें ये जादुई खंजर दिया है। राजकुमार को मार दो। जब उसका खून तुम्हारे पैरों पर गिरेगा तब तुम्हारे पैर पूंछ में बदल जाएंगे और तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। जल्दी करो, सूरज उगने ही वाला है। उसके माता पिता चले गए। तब वो छुरी लेकर राजकुमार की ओर दौड़ी। उसने उसे देखा और उसकी नई दुल्हन के साथ वो खुश था। छुरी का एक वार और वो आजाद होने वाली थी। उसने उस तेज खंजर को देखा और फिर राजकुमार की ओर देखा। वो तो उससे प्यार करती थी। फिर वो जहाज के ऊपरी हिस्से में गई और उसने छुरे को समुंदर में फेंक दिया। दूसरे दिन राजकुमार ने सेवकों को आज्ञा दी कि चप्पा चप्पा छान मारे, लेकिन छोटी जलपरी कहीं नहीं मिली। कोई नामो निशान नहीं था। राजकुमार उदास हो गया। अक्सर देर रात तक समंदर किनारे जाके बैठने लगा। उसे जलपरी की याद आती थी। कभी कभी वो पानी पर तैरते बुलबुलों को देखता और चांद की रोशनी में उन बुलबुलों के बीच उसे छोटी जलपरी का चेहरा दिखाई देता था। कहानी समाप्त। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. थम्बलीना। एक बार एक स्त्री थी। उसे बहुत ही लगता था कि उसे एक छोटा सा बच्चा हो, किंतु ऐसे बच्चे को कहाँ ढूंढे। इसलिए वो एक वृद्ध मांत्रिक के पास चली गई और कहा, मुझे मेरे छोटे से बच्चे की बहुत ही बेसब्री है। कृपया आप मुझे बता सकेंगी कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं? बहुत ही आसान है। ये यौ का बीज तुम्हारे लिए ही है। इसे एक गमले में रखो और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने वो बीज लिया और जैसे ही वो घर गई उसने उसे बो दिया। जल्द ही उसका परिवर्तन बड़े फूल में हो गया। वो एक घंटे की तरह दिखने लगा, किंतु उसकी पंखुड़ियाँ कस थी, उसमें कली भी थी। ये कितना खूबसूरत फूल है। उस स्त्री ने उसके लाल और पीले पंखुड़ियों का चुंबन लिया और जैसे ही उसने चुंबन लिया वैसे ही उस फूल ने बड़ी आवाज की और वो खिल गया। उसमें एक छोटी सी लड़की थी। वो बहुत ही अच्छी और सुंदर थी, लेकिन वो मनुष्य की उंगली से बड़ी नहीं थी। कितनी खूबसूरत बच्ची है। आज से मैं तुम्हें कहूंगी थम्बलीना। एक अच्छे से अखरोट का उसके लिए झूला बनाया गया। उसमें वो रात को सोती थी। दिन के समय उस स्त्री द्वारा टेबल पर रखे हुए फूलों के हार से घिरे हुए प्लेट में वो खेलती थी। उस पर एक बड़े फूल की पंखुड़ी तिरती थी। थम्बलीना उस पंखुड़ी का उपयोग नाव के रूप में करने लगी और मल्लाहों के रूप में घोड़े के बालों की जोड़ी लेने लगी। वो उस प्लेट में सैर कर सकती थी। वो गाना भी गाती थी। उसका स्वर कोई भी कभी भी सुने तो कोमल और मधुर था। एक रात जब वो झूले में सो रही थी, उस समय एक भयानक मेंढक खिड़की से कूद आया और उसके पास आ गया। मेरे बेटे के लिए यह अच्छी पत्नी रहेगी। उसने वो अखरोट का खोल अपने कब्जे में कर लिया जिसमें थम्बलीना सोई थी और उसके साथ वो खिड़की के बाहर कूद गया और बगीचे में चला गया। मेंढक उसके बेटे के साथ रहता था। वो उसकी माँ जैसा ही था, लेकिन पतला और भयानक। जोर से मत बोल दो, वो जग जाएगी। वो हमसे दूर ना जाए, इसलिए हम उसे पानी की सतह के किसी कुमुद के पत्ते पे बिठाएंगे। वो छोटी और हल्की होने की वजह से उसे लगेगा वो द्वीप पर है। उस सतह पर बड़े हरे पत्तों के साथ बहुत कमल खिल रहे थे। एक पत्ता जो किनारे से दूर था और सभी पत्तों से बड़ा था, उस पत्ते पर वृद्ध मेंढक ने अखरोट की खोल रख दी जिसमें थम्बलीना सो रही थी।
अगले ही दिन बेचारी छोटी थम्बलिना उठ गई और जब उसने देखा कि वो कहाँ है, वो जोर से रोने लगी। उस बड़े पत्तों की चारों ओर पानी ही पानी था और उसे किनारे तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। थम्बलिना नीचे बैठी और रो पड़ी। उसके पास में ही नीचे पानी में तैरने वाली छोटी मछलियाँ थी। उस छोटी लड़की को देखने के लिए मछलियाँ ऊपर आ गई। जब उन्होंने उसे देखा तब उन्हें बहुत बुरा लगा। उन सभी ने पत्तों से जुड़े हुए डंठल को घेर लिया और अपने दांतों से उसे अलग कर दिया। वो पत्ता बहने लगा और थम्बलिना उस मेंढक से दूर चली गई, इतनी दूर कि वो उसे पकड़ ही नहीं पाया। अब वो जिस जगह पर थी वो जंगल की धार थी। वहाँ बड़ी अनाज की खेती थी, किंतु वो अनाज बहुत पहले ही निकाला गया था। स्तंभित भूमि के बाहर सिर्फ सूखे नंगे डंठल ही थे, माना वह बड़े जंगल में फंसी थी। फिर भी वहाँ सिर्फ उतना ही था। उसके बाद वो खेत के चूहे के दरवाजे के पास गई, जिसके पास छोटे डंठल थे। उस गर्म आरामदायक कमरे में चूहा रहता था। थम्बलिना उसके दरवाजे के पास खड़ी थी, बिल्कुल किसी भिखारी की तरह, और थोड़े से खाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उसे बहुत भूख लगी थी। अरे उदास छोटी लड़की, तुम्हें मेरे गर्म कमरे में आना चाहिए और खाना खाना चाहिए। बदले में तुम्हें मेरा कमरा साफ रखना होगा और मुझे सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनानी होगी। मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है। खेत में रहने वाले उस बूढ़े दयालु चूहे का कहना थम्बलिना ने मान लिया और उसे कहानियाँ सुनाने में बहुत मजा आया। कुछ समय बीत गया और एक दिन खेत का चूहा थम्बलिना के पास आया। हमारे पास एक मेहमान आने वाला है। सप्ताह में एक बार मुझे देखने के लिए मेरे पड़ोसी आते हैं और वे मुझसे भी अच्छे हैं। यदि तुम उसे पति के रूप में स्वीकार करोगी तो वो तुम्हारा बहुत ही अच्छा ख्याल रखेगा। लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता, वो अंधा है। तुम्हें उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर रिझाना होगा। थम्बलिना को ये सुझाव अच्छा नहीं लगा। वो तो उस पड़ोसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो छछूंदर था। वो उनसे मिलने आया। खेत में रहने वाले चूहे ने छछूंदर की अमीरी और होशियारी की तारीफ की और ये बताया कि कैसे उसका घर थम्बलिना के घर से 20 गुना बड़ा है। थम्बलिना को उसके लिए गाना गाना ही पड़ा और छछूंदर को थम्बलिना की मधुर आवाज से प्यार हो गया, लेकिन वो उसे बता नहीं पाया। उसने जल्द ही उसके घर से उनके घर तक एक लंबी सुरंग खोदी और खेत का चूहा और थम्बलिना को बुलावा दिया। लेकिन सुरंग के रास्ते में पड़े हुए मृत पंछी के बारे में उन्हें आगाह भी किया। वो चोंच और पंखों वाला एक पंछी था। सर्दियां शुरू होने की वजह से शायद वो मर गया था और सुरंग के बीचों बीच दफन हो गया था। छछूंदर ने सड़े हुए लकड़ी की मशाल ली। मशाल की वजह से उस अंधेरी जगह में रोशनी फैली। रास्ता दिखाने के लिए वो उस लंबी अंधेरी सुरंग में उनसे आगे चलने लगा। जब उस मरे हुए पंछी के पास वो पहुँचे तब छछूंदर ने अपनी नाक छत में डालकर एक बड़ा छिद्र बनाया ताकि बाहर की रोशनी अंदर आ सके। उन्हें दिखा कि सुरंग के बीचों बीच एक अबाबिल पंछी मरी हुई हालत में पड़ा था। उसके खूबसूरत पंख मुड़े हुए थे और उसका सर पंखों के बीचों बीच छिपा हुआ था। थम्बलिना को उसके लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन छछूंदर ने उसके छोटे पैरों से उस पंछी के शरीर को लात मारी और कहा, ये बहुत अच्छा है कि मेरे होने वाले बच्चे पंछी नहीं होंगे। उनकी मीठी चहचहाट उन्हें भूख और ठंड से मरने से तो नहीं बचा सकती। थम्बलिना शांत रही, लेकिन सभी ने उस पंछी की तरफ पीठ कर ली। थम्बलिना झुकी, उसने मुड़े हुए सिर के पंछी के पंखों को विलक किया और उसके बंद आँखों का चुंबन लिया। गर्मी के दिनों में मधुर गाना गाने वाला शायद यही था। तुमने मुझे बहुत खुशी दी है मेरे प्यारे पंछी। उस रात थम्बलिना को एक पल भी नींद नहीं आई, इसलिए वो उठी और कमरे के ठीक बाहर एक बड़ी चद्दर बुनने लगी। उसने वो चद्दर मृत पंछी के ऊपर रखी और भूमि में गर्मी रहने के लिए उसके शरीर पर फैला दी। उस चद्दर की वजह से पंछी को गर्माहट मिलने लगी। अलविदा सुंदर छोटे पंछी, और पिछली गर्मियों में तुम्हारे गानों के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। उस समय सभी वृक्ष हरे थे और गर्म सूर्य की किरणें उस पर गिरी थी।
उसने उसकी छाती पर अपना सर रखा और उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अंदर कुछ तो धड़क रहा है। वो उस पंछी का हृदय था। वो मरा नहीं था, वो सिर्फ सर्दी के कारण जम गया था और फिर से जीवित होने के लिए वह गर्म हो गया था। शुक्रिया नन्ही लड़की, अब मैं बिल्कुल गर्म हो गया हूँ। चलो मेरे दोस्त, इस हरे जंगल से दूर उड़कर जाने के लिए तुम मेरे पीठ पर बैठ सकती हो। अब वही सर्दी का मौसम आ रहा है। मैं मेरे दूर के घर की तरफ जाने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ आने वाली हो? तुम मेरी पीठ पर तो बैठ ही सकती हो। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। वो उसके पीठ पर बैठी। बाद में पंछी ने जंगल के ऊपर से और तालाब के ऊपर से हवा में छलांग लगाई। बहुत ही दूर वे उस पंछी के घर पहुँचे। सूरज हमेशा से ज्यादा ही चमक रहा था और ऐसा लग रहा था कि आसमान हमेशा से दुगनी ऊंचाई पर है। ये मेरा घर है। नीचे खिले हुए खूबसूरत फूलों में से अगर तुमने एक को चुना तो मैं तुम्हें उसमें रख दूंगा और तुम्हारे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। उनके नीचे सुंदर सफेद फूलों के साथ एक सुंदर सा बगीचा भी था। थम्बलिना के साथ पंछी ने नीचे छलांग लगाई और उसे उनमें से सबसे बड़े वाले फूल पर बिठाया। उस फूल के बराबर बीच में से एक छोटा मनुष्य दिखाई देने पर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसके कंधों पर प्रतिभाशाली पंख थे। वो उन फूलों का राजा था। लेकिन थम्बलिना को देखकर उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत छोटी सी लड़की कभी देखी ही नहीं थी। इसलिए उसने अपने सर का ताज निकालकर थम्बलिना के सर पर रख दिया। उसने कहा कि उसे उसका नाम जानना है और क्या वो उसकी पत्नी होने के लिए तैयार है। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी माँ को यहाँ लाना होगा। उसके बाद ही हम तीनों खुशी से रह पाएंगे। वो मान गया और थम्बलिना के लिए वो पंखों की जोड़ी भी लेकर आ गया। दोनों खुश हुए और जल्द ही थम्बलिना की माँ भी वहाँ आ गई। मेरी थम्बलिना, तुम्हें वापस पाकर मैं कितनी खुश हूँ ये तुम नहीं समझ पाओगी। और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी पूरी हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. स्नो वाइट और 7 बोने। एक समय की बात है, एक रानी अपने महल की खिड़की पर बैठी सिलाई कर रही थी। बाहर आसमान से बर्फ की बारिश हो रही थी। काली लकड़ी से बनी खिड़कियों पर बर्फ की सफेद परत जम गई थी। सिलाई करते हुए रानी की उंगली में सुई चुभ गई। खून की लाल बूंदें सफेद बर्फ पर गिरी। रानी ने सोचा, काश मेरी एक बेटी होती जिसका चेहरा बर्फ सा सफेद होता, होठ खून की बूंदों जैसे लाल और बाल इस खिड़की के रंग जैसे काले होते। कुछ दिनों बाद रानी की इच्छा पूरी हुई और उसने बच्ची का नाम रखा स्नो वाइट। लेकिन बच्ची को जन्म देते ही रानी की मौत हो गई और राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी जितनी खूबसूरत थी उतनी दुष्ट भी थी। कोई औरत उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो, ये ख्याल उसे बर्दाश्त नहीं होता था। रानी के कमरे में एक जादुई आईना था। वो रोज उस आईने में देखती और पूछती, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आईना जवाब में कहता, आप ही हो रानी सबसे खूबसूरत। दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए और हर नया दिन स्नो वाइट की खूबसूरती में और निखार लाता। और एक सुबह रानी ने जादुई आईना देखा और उससे पूछा, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत, ये बात है सच, मगर सबसे सुंदर स्नो वाइट है अब। रानी गुस्से और ईर्ष्या से आग बबूला हो गई। उसने अपनी सौतेली बेटी से तुरंत छुटकारा पाने का मन बना लिया। उसने एक शिकारी को बुलाया और शिकारी को आदेश दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल के अंदर ले जाकर मार दे, सबूत के तौर पर उसका दिल निकाल कर लेकर आए, जिससे रानी को यकीन हो जाए कि स्नो वाइट मर चुकी है। शिकारी स्नो वाइट को दूर घने जंगल में ले गया, पर जैसे ही उसने स्नो वाइट को मारने के लिए हथियार उठाया, उसे स्नो वाइट की सुंदरता और सौम्यता का एहसास हुआ।
मैं तुम्हें नहीं मार सकता, पर मैं तुम्हें महल वापस भी नहीं ले जा सकता। और अगर यहाँ छोड़ा तो जंगली जानवर तुम्हें बहुत जल्द खा जाएंगे। उसने स्नो वाइट को जंगल में छोड़ दिया और वापस जाते वक्त उसने एक हिरण का शिकार किया। फिर उस हिरण का दिल निकालकर सबूत के तौर पर रानी को दे दिया। बेचारी स्नो वाइट काले घरे जंगल में डर के मारे भटकती रही। झाड़ियों के पीछे जंगली शेरों की नजर स्नो वाइट पर पड़ी, पर मानो जैसे करिश्मा उन्होंने स्नो वाइट पर हमला नहीं किया। जब रात हुई तब स्नो वाइट को जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर नजर आया। उसने आवाज लगाई पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खटखटाया पर किसी ने नहीं खोला। उसने दरवाजा खोला और भीतर चली गई। नीचे छत वाले इस मकान में उसने लकड़ी की छोटी मेज और छोटी कुर्सियां देखी। उस मेज पर 7 नाश्ते की कटोरियां, 7 चम्मच और 7 प्याले थे। ये घर 7 बोनों का था। वो पहाड़ी पर सोने की तलाश में खुदाई का काम करते थे। स्नो वाइट को तेज भूख लगी थी। वो कुर्सी पर बैठी और उसने हर कटोरी में से थोड़ा थोड़ा नाश्ता किया और हर प्याले में से थोड़ा थोड़ा दूध भी पिया। फिर वो ऊपर की मंजिल पर गई जहाँ उसे एक कमरा मिला। कमरे में 7 छोटे छोटे पलंग थे। वो एक पलंग पर जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गई। जैसे ही चांद आसमान में खिला वो 7 बौने घर पर लौट आए। हर एक ने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में लालटेन पकड़ रखी थी। हर एक की कमर पर चमड़े का थैला था जिसमें सोना था। जैसे ही उन्होंने लालटेन मेज पर रखी, उन्होंने देखा कि किसी ने उनके घर में घुसपैठ की है। देखो, किसी ने हमारा खाना खाया। हाँ हाँ, किसी ने हमारा खाना खाया है। वो चिल्लाने लगे। फिर वो ऊपर अपने कमरे की ओर गए। स्नो वाइट को पलंग पर सोते देख वो चौंक गए। ये परी जैसी सुंदर लड़की कौन है? ताज्जुब की बात है, कौन है ये? वो एक दूसरे से लड़की के बारे में पूछने लगे। स्नो वाइट ने जाकर अपनी कहानी बताई। बौनों को उसके लिए दुख हुआ और दया भी आई। उन्होंने स्नो वाइट को अपने साथ ही रहने के लिए कहा। उसे घर संभालने का काम सौंपा गया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जब वो पहाड़ी पर अपने काम पर जाए तो वो किसी के लिए भी दरवाजा ना खोले, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर दुष्ट रानी को पता चला कि स्नो वाइट जिंदा है तो वो उसे फिर से मारने का प्रयास करेगी। स्नो वाइट उन 7 बौनों के साथ रहने लगी। वो घर की और कमरों की सफाई करती, बर्तन मांजती और सबके लिए खाना भी बनाती। बौनों के साथ वो बहुत खुश थी। थोड़ी ही दिनों में वो अपनी सौतेली माँ की दुष्टता को भूल चुकी थी। एक दिन रानी ने फिर से जादुई आईने में देखकर पूछा, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत, इसमें क्या है शक। स्नो वाइट है ज्यादा सुंदर, ये बात अब तक है सच। हमें जंगल की एक चिड़िया ने बताया, 7 बौनों के साथ घर है बसाया। दुष्ट रानी गुस्से से लाल हो गई। उसे पता चल गया कि शिकारी ने उसे धोखा दिया था। अब उसने सोचा कि वो स्नो वाइट को अपने हाथों से मारेगी। उसने भेष बदला और रूप लिया एक मुसाफिर का और जंगल में उन बौनों के घर की ओर चल पड़ी। स्नो वाइट खिड़की पर बैठी बौनों के फटे कपड़े सी रही थी। दुष्ट रानी ने आवाज बदलकर उसे बुलाया, सुई ले लो, धागा ले लो, कपड़े के लिए चमकीले रिबन ले लो। रंग बिरंगी रिबन देखकर स्नो वाइट बहुत खुश हो गई। वो बौनों की दी हुई चेतावनी को भूल गई थी। वो दौड़कर दरवाजा खोलने के लिए पहुंची। तुम्हारा लिबास तो बहुत अच्छा है, पर उस पर लगा ये रिबन ठीक से बंधा नहीं है। मुसाफिर के भेष में दुष्ट रानी ने कहा, लाओ मैं इसे ठीक से बांध दूं। ये कहते ही रानी ने स्नो वाइट का लिबास इतना कस के बांधा कि बेचारी स्नो वाइट सांस भी नहीं ले पा रही थी। सांस ना ले पाने की वजह से स्नो वाइट जमीन पर ऐसे गिरी मानो शरीर से जान निकल गई। दुष्ट रानी खुश होकर अपने महल की ओर भागने लगी। रात को जब वो 7 बौने घर वापस आए, उन्होंने देखा स्नो वाइट जमीन पर निर्जीव पड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उन्हें पता चल गया कि क्या हुआ था। उन्होंने कस के बंधी रिबन को चाकू के सहारे काट दिया। जैसे ही रिबन कटी, स्नो वाइट की सांसें वापस आ गई और स्नो वाइट मौत के मुंह से बाहर आ गई। उसने बौनों को बताया जो कुछ भी उसके साथ हुआ। बौनों को पता चल गया कि वो औरत और कोई नहीं,
भेस बदली हुई दुष्ट रानी थी जो स्नो वाइट को अब भी मारना चाहती थी। याद रखो, कभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलो। और स्नो वाइट ने वादा किया कि आज के बाद वो किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। उस रात दुष्ट रानी फिर से जादुई आईने के पास आई। जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत, इसमें क्या है शक, पर स्नो वाइट है ज्यादा, ये बात अब तक है सच। गुस्से में दुष्ट रानी महल के तहखाने की तरफ भागी, जहाँ उसने अपने गुप्त काले जादू की दुनिया बसा रखी थी। वहाँ उसने एक जहरीला सेब बनाया। सेब एक ओर से हरा और दूसरी ओर से गहरा लाल था। सेब का हरा हिस्सा तो खाने लायक था, लेकिन अगर जहरीला लाल हिस्सा खाया तो इंसान की मौत पक्की। दुष्ट रानी ने फिर से भेस बदला। इस बार एक सेब बेचने वाली औरत का भेस धारण किया, मैले कपड़े और हाथों में एक सेबों से भरा थैला लेकर। वो रंग बिरंगा जादुई सेब उसके थैले में सबसे ऊपर रखा था। वो जंगल में बोनो के घर पहुंची। स्नो वाइट उस वक्त एक कुएं से पानी निकाल रही थी। अनजान औरत को अपने पास आता देख वो घबरा गई और दौड़कर घर के अंदर चली गई। उसने झट से दरवाजा बंद किया और उसने उस औरत की आवाज सुनी, सेब ले लो, ताजे मीठे सेब ले लो। ये सुन स्नो वाइट के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं खिड़की खोलूं और दरवाजा बंद रखूं तब तो मुझे कोई खतरा नहीं। उसने घर की खिड़की खोल दी और बाहर झांक कर बोली, मुझे तुम्हारी सेब दिखाओ। रानी ने कहा, ये वाला सेब खाओ, ये सबसे ताजा और सबसे मीठा है। ये कहते ही रानी ने जहरीला सेब थैले से निकाला। स्नो वाइट सोच में पड़ गई। ये देखकर रानी बोली, घबराओ मत, इसे खा लो। देखो, मैं इसे 2 हिस्सों में बांट देती हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। दुष्ट रानी सेब का हरा हिस्सा खाने लगी और लाल हिस्सा उसने स्नो वाइट को दे दिया। स्नो वाइट सेब खाने से अपने आप को रोक ना पाई, पर जैसे ही उसने खाया वो जमीन पर गिर गई। उस रात दुष्ट रानी ने जादुई आईने को साफ किया और फिर से पूछा, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? इस धरती से लेकर आसमान तक आपसे खूबसूरत कोई नहीं है अब। जब बौने रात को घर वापस लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर मरा हुआ पाया। निर्जीव स्नो वाइट के शरीर के लिए उन्होंने एक कांच का ताबूत बनाया और आसपास फूलों के पौधे लगा दिए ताकि वो दिन रात ताबूत की निगरानी कर सके। एक दिन एक युवा राजकुमार घोड़े पर बैठकर अपने शिकारियों के साथ वहां आया। जैसे ही उसकी नजर कांच के ताबूत पर पड़ी, वो घोड़े से नीचे उतर गया। जब उसने ताबूत के अंदर लेटी उस लड़की को देखा, वो हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रही है। उसका चेहरा बर्फ सा सफेद था, होठ खून के रंग जैसे लाल और बाल जंगल की लकड़ियों जैसे काले थे। राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया था। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये ताबूत अपने साथ ले जाने दीजिए। बदले में मैं आपको बहुत सारा सोना दूंगा, इतना कि सारी जिंदगी पहाड़ियों को खोदकर आप नहीं निकाल पाओगे। नहीं नहीं, ये लड़की हमारे लिए सारी दुनिया के सोने से भी ज्यादा अनमोल है। जब उन्होंने देखा कि राजकुमार उनकी प्यारी सी स्नो वाइट के प्यार में पड़ चुका है, उन्होंने वो ताबूत राजकुमार को भेंट स्वरूप दिया। राजकुमार ने अपने शिकारियों से कहा कि वे इस ताबूत को संभाल कर ले आए, पर जैसे ही शिकारी ताबूत को उठाकर ले जाने लगे, एक शिकारी का पांव फिसला और उस धक्के के कारण स्नो वाइट के मुंह से जहरीला सेब बाहर निकल आया। जैसे ही जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकला, स्नो वाइट चिर निद्रा से जाग गई और दंग होकर देखने लगी। स्नो वाइट के साथ जो भी हुआ था वो राजकुमार ने उसे बताया और उसे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव भी रखा। और स्नो वाइट, जिसे राजकुमार पहली नजर में ही पसंद आ गया था, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी शादी की खुशी में पूरे राज्य को दावत दी गई। और तो और दुष्ट रानी को भी न्योता भेजा गया। जैसे ही वो दावत के लिए तैयार हुई, वो जादुई आईने के पास गई और आईने को जाकर अपने बारे में पूछा, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? कोई नहीं था आप सा, न दासी न रानी, पर स्नो वाइट तो अब बन गई आपसे भी बड़ी महारानी। आपकी सुंदरता किसी के काम न आई
स्नो वाइट की अच्छाई सबके दिल पर है छाई। जैसे ही रानी ने ये शब्द सुने वो गुस्से में आ गई और उसने आईने को जमीन में पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलन के मारे रानी का चेहरा लाल पड़ गया था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी वजह से उसने अपने प्राण छोड़ दिए। पर स्नो वाइट और राजकुमार साथ साथ हमेशा खुश रहने लगे। रम्पलस्टिल्टस्किन। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत गरीब बुनकर रहता था और उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा थी। वो हमेशा कहता था कि उसकी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं। एक दिन जब राजा अपने घोड़े पर बैठकर सवारी कर रहा था, उसने देखा एक लड़की नदी किनारे कपड़े धो रही थी। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है ये। राजा ने अपने मन में सोचा। फिर उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि लड़की कुछ कहे, उसके पिता ने उत्तर दिया। आपको जान की खुशी होगी राजा जी, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी जितनी अच्छी लड़की आपने कहीं नहीं देखी होगी। राजा ने उन दोनों बाप बेटी को बड़े उत्साह के साथ देखा, अपने शानदार घोड़े पर बैठकर। सचमुच आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, राजा ने जवाब दिया। बुनकर की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन उसकी काबिलियत उसके चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा विशेष है। बुनकर ने कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य से पूछा। दरअसल वो मेरी बेटी वो दरअसल। बुनकर कोई गुण सोचने की कोशिश करने लगा जिससे सुनकर राजा प्रभावित हो जाए। उसकी आंखें राजा की आंखों से मिली और उसने अपनी नजर नीची कर ली। अचानक उसने देखा कि कुछ मुर्गियां सूखी घास के आसपास दाना चुग रही है। याद आया, दरअसल वो मेरी बेटी सूखी घास में से सोना बुन सकती है। बुनकर ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ राजा से ये कहा। पर पिताजी, उसने बोलने की कोशिश की क्योंकि उसे अपने पिता का ये झूठ बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब तो ये अनोखी लड़की है। राजा खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हारी उंगलियां सचमुच सूखी घास को सोने में बदल सकती है तो तुम्हारी जगह मेरे महल में है। आओ मेरे साथ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये सच है। राजा की बात मानने के अलावा उस लड़की के पास कोई और चारा नहीं था। राजा के साथ घोड़े पर सवार होकर वो लड़की महल चली गई। जब वे महल पहुँचे, राजा उसे अंधेरी कोठरी में ले गया जो सूखी घास से भरी हुई थी। कोठरी के बीचों बीच एक चरखा रखा था। राजा ने कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम्हें इस सूखी घास को सोने में बदलना होगा। अगर तुम इस काम में नाकाम रही और तुम्हारे पिता ने मुझसे झूठ बोला है तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। काल कोठरी का दरवाजा बंद होने की आवाज जब लड़की के कानों पर पड़ी तो वो इतनी डर गई कि वो रोने लगी। अचानक उसने देखा एक बौना सा आदमी उसके सामने खड़ा था। क्यों रो रही हो? उसने पूछा। मैं बहुत दुखी हूँ, वो रोते हुए बोली। राजा ने मुझसे कहा है सुबह तक सारी सूखी घास को सोने में बदलना है। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूँगी। अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बौने ने लड़की से पूछा। ये मेरे गले का हार, लड़की ने बोला। बौने ने वो हार अपने हाथों में लिया और चरखे पर बैठ गया। कुछ ही समय में उसने सारी सूखी घास को बुनकर उसे सोने के धागों में बदल दिया। सुबह सूरज उगते ही राजा कोठरी के पास आया और उसने कोठरी का दरवाजा खोला। अपने आसपास इतना सोना देखकर राजा बेहद खुश हुआ। राजा का लालच यही नहीं थमा। अपने सिपाहियों के भरण पोषण के लिए उसे और भी बहुत सारा सोना चाहिए था। वो सैनिक जिन्होंने उसके राज्य को दुश्मनों से बचाकर रखा था, वो बुनकर की बेटी को एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में लेकर गया और उससे कहा, सारी सूखी घास को सुबह तक सोने में बदल दो। उस रात लड़की फिर से रोने लगी क्योंकि उसे पता था कि ये उससे नहीं हो पाएगा। पर वो बौना आदमी फिर से उसके सामने आ गया और उसने फिर से पूछा, अगर मैं तुम्हारे लिए फिर से सारी सूखी घास को बुनकर सोना बना दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी कमर का ये पट्टा मैं तुम्हें दे सकती हूँ, उसने कहा। उस बौने आदमी ने वो पट्टा हाथ में लिया और फिर से चरखा घुमाने लगा और जल्दी ही एक के बाद एक सोने के धागों से बड़े बड़े गोले बनते गए।
जल्दी ही सारी सूखी घास सोने में बदल गई। ये देखकर राजा खुशी से फूला नहीं समाया। उसे पता था अगर वो थोड़ा और सोना जमा कर लेगा तो उसके राज्य में फिर से खुशहाली लौट आएगी। इसीलिए उसने महल के सबसे बड़े कमरे को सूखी घास से भर दिया और उस लड़की को अंदर छोड़ दिया। अगर तुमने ये सारी घास सुबह तक बुन ली तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा और उसके बाद तुम्हें कभी फिर से सूखी घास सोने में नहीं बदलनी पड़ेगी। जब वो लड़की अकेली थी, वो बौना आदमी उसके सामने आया और बोला, सूखी घास को बुनने के बदले में इस बार मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं बचा, उसने जवाब दिया। तो तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा कि जब तुम रानी बनोगी तब तुम अपना पहला बच्चा मुझे दे दोगी। बौने आदमी ने कहा। लड़की ने सोचा कि वो वक्त आने से पहले बहुत कुछ बदल गया होगा, इसलिए उसने उस आदमी की बात मान ली और उससे वादा कर दिया। जब राजा सुबह वापस आया तब उसने पूरा कमरा सोने से भरा हुआ पाया। अरे वाह, बुनकर की बेटी, तुमने 3 रातों में मुझे इतना सोना दिया है जितना किसी राजा के पास नहीं होगा। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही अनोखी भी। क्या तुम मेरी रानी बनना पसंद करोगी? इस तरह बुनकर की बेटी, जिसे राजा बहुत पसंद था, वो उसकी पत्नी बन गई। कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। वो बौने आदमी को दिया हुआ वादा पूरी तरह भूल चुकी थी। अचानक एक दिन वो रानी के कमरे में आया और बोला, वादा निभाओ, बच्चा दे दो। रानी बहुत दुखी हो गई। वो बौने आदमी के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि चाहे जो भी हो उसकी सारी दौलत ले ले, पर उसके बेटे को ना ले जाए। बौने आदमी ने कहा, तुम्हारी आंखों में तुम्हारे बेटे की जुदाई का दुख देखकर मैं तुम्हें उसे बचाने का एक मौका देता हूँ। तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुमने मेरे नाम का सही अंदाजा लगा लिया तो तुम अपने बेटे को अपने पास रख सकती हो। रानी सारी रात जागती रही। वो सारे नाम याद करने की कोशिश करने लगी जो उसने आज तक सुने थे। जब वो बौना आदमी अगले दिन वापस आया, उसने नाम लेने की शुरुआत की। डेविड, एल्विन, फ्रांसिस, पर हर नाम सुनने के बाद वो एक ही बात कहता, नहीं नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। अगले दिन रानी ने महल की सारी किताबें पढ़ ली और सारे पेचीदे नाम याद कर लिए। उसने बौने से पूछा, तुम्हारा नाम जॉन है, जॉनी या मैथ्यू? पर वो हमेशा एक ही बात दोहराता, नहीं नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। तीसरे दिन उसने सिपाहियों को शहर के हर कोने में भेजा, ये देखने के लिए कि लोग अपने बच्चे को कौन कौन से नाम से बुलाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और बोला, रानी साहिबा, मैं कोई नया नाम तो अब तक नहीं जान पाया, मगर दूर पर्वत पर जो जंगल है जहाँ सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ मैंने एक बौने आदमी को आग के इर्द गिर्द नाचते गाते हुए देखा। कभी कोई नहीं पाएगा ये जान, कभी कोई नहीं पाएगा ये जान के रम्पेल्स्टिल्टस्किन है मेरा नाम, रम्पेल्स्टिल्टस्किन है मेरा नाम। नाम सुनकर रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब रात को बौना आदमी फिर से आया तो रानी ने उससे पहले पूछा, क्या तुम्हारा नाम एल्बर्ट है? नहीं। क्या तुम्हारा नाम रॉनी है? नहीं नहीं। तो क्या तुम्हारा नाम रम्पेल्स्टिल्टस्किन है? धत तेरी की, यही तो है, यही तो है। वो चिल्लाकर महल से बाहर इस तरह भागा कि वो 2 हिस्सों में बट गया।